साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मेरे द्वारा जो एक सुझावात्मक शिक्षक डायरी सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अपनी शिक्षक डायरी तैयार करने में थोड़ी बहुत मदद इससे मिल सकती है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण में जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों के बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उन समस्याओं को सुलझाने में आप सभी की मदद कर सकें। इस शिक्षक डायरी की जो PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का वीडियो भी डला हुआ है, जिसे हम जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं इसमें वहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप इस मॉड्यूल को भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका वीडियो भी उस पर पड़ा हुआ है। तो प्लेलिस्ट के द्वारा संबंधित वीडियो, चाहे वो समस्याएं संबंधित हो, यदि वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाती है, नहीं मिलता है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के संबंधित वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अलग अलग फोल्डर हैं, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, इसकी सूक्ष्म डायरी जो मेरे द्वारा बनाई गई है उसे सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करूंगा। कोर्स 8 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, पूर्व में भी जो डायरियाँ डाली गई हैं उसमें जो मुख्य बिंदु होते थे, जो हेडिंग्स थी, उसके अंतर्गत हम इसको पूरा बनाते हैं। जैसे पहला, कुछ हेडिंग्स जो हैं वो कॉमन हैं। उद्देश्य, प्रत्येक मॉड्यूल के अपने उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य हम इसकी PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहाँ क्या होता है, उसमें जो उद्देश्य दिए रहते हैं उसमें लिखा होता है कि हम इस मॉड्यूल को करने के बाद समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे उसके हिसाब से बना होता है। जब डायरी हमें लिखना है तो हम क्या समझ चुके हैं या क्या इसका उद्देश्य है, उसके तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये उद्देश्य है। जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में महत्व समझना, ये इस मॉड्यूल का उद्देश्य है। तो इस तरह से इसके ये उद्देश्य दिए गए हैं। उद्देश्य के बाद आ जाती है हमारी सामग्री की रूपरेखा, अर्थात क्या क्या हमें इसमें करना है, उन चीज़ों को हमें इसमें नोट डाउन करना होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का परिचय, इसकी प्रकृति, संकल्पना और कार्यक्षेत्र, पाठचर्या को समझना, शिक्षा शास्त्रीय आयाम तथा सीखने के अनुभवों का नियोजन, सर्जन और आयोजन, किस टाइप से हम सीखने के अनुभव जो है उनके द्वारा नए नए अनुभवों का सृजन करेंगे और कैसे हम उनका आयोजन करेंगे। इसके पश्चात जो आ जाता है मेन जो बिंदु है वो है पर्यावरण अध्ययन, इसकी प्रकृति व अवधारणा, कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है। तो जो विगत दशक हैं, पिछले कुछ दशकों से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समेकित रूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे पाठ्यक्रम का बोझ कम हुआ है। बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व पर्यावरणीय मुद्दों से इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए जिससे वे विविध संसाधनों व जीवों के प्रति अन्याय, समानता, शोषण जैसी समस्या के प्रति सचेत व संवेदनशील बन सकें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को हम कैसे इसके प्रति जागरूक करें, ये सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। बच्चों के ज्ञान, विकास, अनुभव को भी बढ़ाया जा सके, ऐसा भी पाठ्यक्रम हो। बच्चों में पुस्तकों को रटने व पाठ्यक्रम के बोझ को बढ़ाने के स्थान पर वास्तविक जीवन के कौशलों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या इनके जीवन मूल्य के लिए जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है, अगर हम बात करें उसके अध्ययन की, पाठ्यक्रम की, के तो जो 2000 के पहले पाठ्यक्रम था वो था पर्यावरण अध्ययन, 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, और दूसरा था पर्यावरण अध्ययन सेकंड, जैसे सामाजिक विज्ञान। अब 2000 के पश्चात जो इसका बना है सिलेबस, पाठ्यक्रम, उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक एकीकृत रूप है।
मीन्स हम दोनों में ही पर्यावरण को पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन अधिगम जो है इसमें कुछ विशेषताएं इसकी हैं। जैसे अधिगम के लिए एक तो कौशल सीखते हैं, समानता और न्याय, मानवता के लिए सम्मान, नैतिक मूल्य, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक और ज्ञान, इन सारी चीज़ों को हम इसके द्वारा समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप और संभावनाएं, क्या इसका स्वरूप है, क्या इससे संभावनाएं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण को कक्षा 3 से 5 तक, पर्यावरण जो हम पढ़ते हैं उसे कक्षा 3 से 5 तक पढ़ते हैं। जब हम उच्च प्राथमिक में आ जाते हैं तो इस पर्यावरण से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। साथियों, इसी के साथ साथ कुछ हमारी समझ से संबंधित भी प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों को भी हम अपनी डायरी में इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमें आगे आने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपनी समझ के प्रश्न और बाकी के प्रश्नोत्तरी को भी हम लागू कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और अन्य प्रश्न भी। साथियों, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि जो प्रश्नोत्तरी है निष्ठा प्रशिक्षण जैसे ही लगभग मिड में आते हैं उसके बाद में 2020 सीरीज के नाम से प्रश्नोत्तरी भी डालूंगा, जिसमें नए प्रश्न होंगे मॉड्यूल से संबंधित और जो हमें आगे आने वाले टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद देखते हैं हम डायरी में पाठचर्या, अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल। इसके लिए एक लिंक भी हमारे मॉड्यूल में आई थी, मैंने भी यहाँ नोट की है, mhrd.gov.in। इस लिंक को हम टाइप करके और अतिरिक्त सामग्री या सीखने के प्रतिफलों के बारे में विस्तृत जानकारी हम गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण में सीखने के प्रतिफल क्या क्या होते हैं, ये भी पूरा हमें कुछ शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। कक्षा वाइज भी है, जो सीखने के प्रतिफल हैं कक्षा वाइज और विषयवार दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षक को अपने विषय के प्रतिफलों को सीखना जरूरी है, उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तभी हमारा जो शिक्षण कार्य है वो कारगर साबित होगा। पाठचर्या से संबंधी अपेक्षाएं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं बच्चों से कि हम क्या क्या उन्हें आना चाहिए। तो जो उनके डेली यूज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। जैसे परिवार के बारे में जानें, पेड़ पौधों के बारे में जानें, जीव जंतुओं के बारे में, जल, आवास, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्राथमिक स्तर पर ये आना उनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो पाठचर्या है, पाठचर्या सभी शिक्षकों को भी समझना आवश्यक है, तभी वो अपने क्लास में या कक्षा में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा या कक्षा में बच्चों के साथ साझा कर पाएगा। तो पर्यावरण के लर्निंग आउटकम्स को पाने के लिए पाठचर्या सामग्री जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य पूरक सामग्री को सरलता सहायता से बच्चों के बीच संप्रेषण करना चाहिए। ये कब कर पाएंगे, जब हम उसके बारे में पूर्ण रूप से विज्ञ होंगे, जानकार होंगे। एनसीएफ 2005 में दिए गए प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत, इसके जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक सिद्धांत या सभी के सभी सिद्धांत प्रश्नोत्तरी के रूप में हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात आता है जैसे कुछ थीम दी गई है, इसकी थीम और उप थीम जो होती है उसको बना के हम अपने बच्चों के साथ कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया या लर्निंग अधिगम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सजेस्टिव रूप से 3, 4, 5 के लिए इसमें एक छोटी सी टेबल बना के दी गई है, क्या क्या अपेक्षाएं बच्चों से रख सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है आपकी गतिविधि 2। गतिविधि 2 में हमारे विचार साझा करने थे। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने अपने विचार साझा कर दिए होंगे। अगर किसी को विचार साझा करने में कोई परेशानी आ रही है तो इससे संबंधित वीडियो भी प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जो ब्लॉग स्पॉट पर हमें अपने विचारों को साझा करना है। इसके बाद थीम, उपथीम, संकल्पनाओं की पहचान करना। इसके लिए एक ब्लैंक कुछ सारणी बनाई गई है, उसमें हम परिवेश के अनुसार और समय के अनुसार अपने क्वेश्चनों को फॉर्म कर सकते हैं। फिर दूसरी समझ को परखने का, जो हमने मॉड्यूल यहाँ तक किया था उस मॉड्यूल के बारे में कुछ क्वेश्चनायर है, प्रश्नावली है, उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम की कार्यनीतियाँ एवं संसाधन, तो ये
सभी बच्चे अपने समाज से, आसपास के परिवेश से सीखकर बड़े होते हैं। सभी बच्चों के पास पूर्व ज्ञान भी रहता है। सभी बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है। जैसे कभी हम बच्चे से चर्चा करते हैं तो उनका एक प्रश्न खत्म होता है, नहीं हो पाता और दूसरा प्रश्न आ जाता है। इस तरह से हम बच्चों को कहते हैं कि ये जिज्ञासु है। परियोजनाएं, हम कुछ परियोजना बना सकते हैं जिसके आधार पर अपने कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे। इसके बाद परियोजनाएं, जैसे ये सजेस्टिव रूप से ये दी गई है कि अपने बड़े परिवार के बड़े सदस्यों जैसे माता पिता से उनके समय में जल की उपलब्धता, हम देखेंगे कि आपके समय जल के क्या संसाधन थे और कैसे कैसे उसकी उपलब्धता थी, उसके आधार पर भी चर्चा कर सकते हैं और वर्तमान में क्या परेशानियां आ रही है। जैसे पहले जो होता था पानी का स्रोत मेन कुआं होता था, अब नल, हैंडपंप, बोरवेल बहुत सारे हो सकते हैं। पहले गांव के बाहर से पानी लाते थे, अब घर में ही वो सारी सुविधाएं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों से चर्चा कर सकते हैं और बच्चे उसे आसानी से समझ लेंगे। परिचर्चा, यही सारी चीज़ें, इन पर परिचर्चा, प्रयोग तथा अन्वेषण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार। इसके बाद अनुभव साझा करना, जो बच्चे हैं बच्चे अपने अपने अनुभवों को टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भूमिका निर्वाह, जैसे हम बच्चों से कोई नाटक मंचन कराते हैं, नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट नाटक जो होते हैं, किसी के थीम पर या किसी का अभिनय कराकर उसके द्वारा उसके प्रति हम ज्ञान को अच्छी तरह से सृजित कर सकते हैं। संसाधन, फिर आ जाता है हमारा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभव का नियोजन व सृजन कैसे करें। तो ये कैसे करें, इसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए। जैसे पर्यावरण अध्ययन में पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं, शिक्षण शास्त्र व सीखने के प्रतिफल को आसानी से एकीकृत करते हुए संप्रेषण करने के लिए हम एक थीम जल लेते हैं। तो जल के आधार पर पूरा इसमें दिया गया है। कैसे पर्यावरण का अध्ययन का सीखना सिखाना कैसे होना चाहिए। फिर पोर्टफोलियो, बच्चों ने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूरे वर्ष में क्या किया, उनका एक रिकॉर्ड भी हम उनसे रखवा सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हैं। उसका जो पोर्टफोलियो का डिज़ाइन है वो एक सजेस्टिव रूप से है। जैसे टॉपिक आपने कौन सा लिया, कक्षा कौन सी है, क्योंकि पर्यावरण कक्षा 3, 4, 5 तीनों ही कक्षाओं में लागू होता है। छात्रों की संख्या, अर्थात उसमें कितने छात्र हैं। पाठ का विवरण, सीखने का उद्देश्य कि जो परियोजना बनाई गई है उसका क्या उद्देश्य है। संसाधन और प्रौद्योगिकी, सीखने के अनुभव और सीखने के प्रतिफल। यदि आप इसमें और भी कोई एकाधिक हेडिंग्स को जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं और इस तरह से परियोजना बना के पोर्टफोलियो प्रत्येक बच्चेवार, क्लासवार अगर बनाएंगे तो बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और जो अध्ययन होगा, शिक्षण अधिगम होगा, काफ़ी रुचिकर होगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा, इसकी समझ आप हमें ज़रूर बताएं। इसका सारांश भी मॉड्यूल के अंत में भी दिया रहता है, उस सारांश के बारे में भी हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमें करना है। तो वीडियो के बारे में चूँकि कमेंट ज़रूर करें और जो भी परेशानी निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित हो वो भी हमें अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से। इसके साथ धन्यवाद।